ये बनारस साहित्य और संस्कृति की नगरी है और आज की तारीख में तो राजनीति का भी केंद्र हो गया है। आज एक दुखद समाचार हुआ है। हम उसके लिए पंडित हरिराम द्विवेदी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के यहाँ जाजल्यमान नक्षत्र हुआ करते थे और जिसके चलते मोदी जी अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए यहाँ जब सदस्यता अभियान की शुरुआत किए तो उनको मना चुरा के ले गए और मंच पर खड़ा किए। आज उनका निधन हुआ है तो हम सब लोग बहुजन संवाद की ओर से उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से लोक साहित्य का एक बड़ा नाम, बड़ा मसीहा, सांस्कृतिक कर्मी आज हमारे बीच से गया है। हम उनको सादर नमन करते हैं। अब दूसरी बात है कि शंकराचार्य में 2 शंकराचार्य तो बनारस से ही हैं। बनारस में ही उनका लगभग रहना होता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद और पुरी के शंकराचार्य। तो ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ के पहले ये स्वरूपानंद जी हुआ करते थे। तो उनको तो माना जाता था कि वो कांग्रेस के हैं और वो हमेशा इसका विरोध करते हैं, सांप्रदायिक ताकतों से हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ कि पुरी के शंकराचार्य माना जाता था कि वो आरएसएस खेमे के हैं, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से मोर्चा खोला है वो अपने आप में अद्भुत है और उनकी बात जायज है अपने आप में। और उतना नहीं, इन दोनों लोगों के साथ जो दोनों अपने शंकराचार्य लोग हैं वो लोग भी सामने आ गए। माने कोई शंकराचार्य इनके तरफ खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात तो पहले भी हुआ करता था। ये लोग अपने स्वयंभू जगत गुरु और शंकराचार्य और क्या क्या बनाकर, महामंडलेश्वर और क्या क्या बना करके माहौल बनाते थे कि सारे के सारे धार्मिक लोग हमारे साथ हैं। लेकिन सच ये होता था कि उनके लिए शब्द तो उपयोग करना ठीक नहीं है, लेकिन जितने अपराधी तत्व थे सबको ला करके एक एक ठो कुटका, एक एक मठ बना करके और उनको पूरा शंकराचार्य, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर और क्या क्या करके इन्होंने माहौल बना। लेकिन इस बीच इस मुद्दे को लेकर के, और खास करके ये मुद्दा, जो भी आम हिंदू है, जो भी सनातन धर्मी है, जिसकी धार्मिक आस्था है, जो रोज पूजा करता है और रोज पूजा का विधि विधान जानता है और अपने घरों में रोज विधि विधान से पूजा करता है, वो सारे लोग आहत हैं। क्योंकि उनको सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि यह केवल और केवल बितंडा खड़ा किया जा रहा है। वहां कोई अनुष्ठान नहीं हो रहा है, वहां कोई प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान नहीं हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हम लोग अपने घर में भी अगर करते हैं, एक छोटा मंदिर अपने घर भी करते हैं, तो उसमें पूरा गांव इन्वॉल्व होता है और पूरे सब लोग श्रद्धा पूर्वक जाकर के जो भी उसका विधि विधान होता है उस हिसाब से पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ साहब अभी पता चला कि 2200 गाड़ियां खाली महाराष्ट्र से आ रही हैं। ये तो रोड के रास्ते थे। तो पूरे देश भर से हुड़दंगी लोगों को इकट्ठा करके, और खास करके इन लोगों ने ये जो लंपटगिरी की राजनीति लोग शुरू किए थे, वो अब इस समय पराकाष्ठा पर है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अब इनके पास यही एक अस्त्र बचा हुआ है। और खास करके जो पोस्टर्स इस बीच सामने आए हैं वो भी निहायत आपत्तिजनक पोस्टर हैं। अगर ऐसे पोस्टर और लोग लगाते, अब राम जी की उंगली पकड़ करके, एक बच्चा राम उंगली पकड़ करके मोदी जी उसको लेकर के जा रहे हैं और मंदिर में उसको प्रवेश करवा रहे हैं, सैर करवा रहे हैं। ये कहाँ का है? अगर यही पोस्टर अपने हुसैन साहब बना दिए होते तो क्या होता आज की तारीख में? तो ये सारी चीजों को लेकर के बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है। और वहां पर यह है कि साहब इनको निमंत्रण दिया गया, इनको निमंत्रण नहीं, तो माने अनाप शनाप तरीके से केवल और केवल मीडिया का भयादोहन करना और मीडिया में अनाप शनाप खबरें फैलाना, यही सारा काम ये लोग कर रहे हैं। अब उसमें और तो जो है सो है ही है। अब हम आते हैं सीधे सीधे राजनीति का जो केंद्र बन रहा है। राजनीति का केंद्र जाहिर सी बात है बनारस को छोड़ करके, बनारस तो मुख्य बिंदु उसका होगा ही होगा। सारे दल, भारतीय जनता पार्टी तो अपना जो अपने तरीके से अन्ना प्रमुख पन्ना प्रमुख करती है वो सब बकवास है। वो खाली उनका वो है, असली चीज उनका वो है कि पूरे देश के पैमाने पर इस समय वो निमंत्रण बांट रहे हैं, अच्छत बांट रहे हैं। राम मंदिर की प्रतिपूर्ति एक डब्बे में भर के और अपना जगह जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पहुंच कम रहा है, उसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। अब इनका एकदम छोटा सा है कि अपना जाकर के 1 किलो चावल ले लिए हैं, अपना हल्दी रंग करके और सबको 2 ठो चावल दे दिए, 2 ठो चावल दे दिए। अब जो भी आस्था वाला आदमी है, राम मंदिर का चावल है, आपको न्योता है, उसको उठा करके माथे लगाता है। तो एक भावनात्मक दोहन का काम ये चल रहा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसके समाचार तो आ रहे हैं
वहां गठबंधन नहीं हो रहा है, वहां टूट हो गया, वहां ये लड़ंत हो गया, वहां ये भिड़ंत हो गया। अरे बेवकूफों, जब 28 पार्टियां हैं और मजबूत पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो भी लोग गए हैं उनको चूस के खोइया बना करके फेंक दिया है। किसी की कोई औकात हैसियत नहीं है कि अपने से खड़ा हो जाए। लेकिन यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, सब की सब का अपना वजूद है, अपने बल पर वो पूरा का पूरा चुनाव लड़ सकते हैं, अपने प्रदेशों में वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपना ये थोड़ा बहुत तो उसमें तनाव होगा ही, लेकिन यहाँ भी तैयारियां पुख्ता हो रही हैं। जो उसकी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस ने 539 लोकसभा सीटों पर अपना ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। तीन जो बाकी 4 है वो भी हमारे अंदाज से अब तक आ गया होगा। माने सारी सीटों पर, सारी लोकसभा सीटों पर वो उन्होंने अपना ऑब्जर्वर। अब उनका क्या है साहब, अरे वो तो कांग्रेस तो हर पर तैयारी कर रही है और सब पर लड़ेगी और संघर्ष हो जाएगा, टूट जाएगा। इन बेवकूफों को नहीं पता कि जितनी भी पार्टियां हैं सबकी जिम्मेदारी है, सब लोगों ने कसम खा रखा है कि उनके संगठन की, उनके कार्यकर्ताओं की जितनी भी ताकत है वो सारी ताकत हर सीटों पर लगेगी। जिस सीट पर जिसकी जितनी ताकत है उस हिसाब से अपनी तैयारी करेगा और जो फैसला हो जाएगा उस फैसले के साथ सारे संगठन के लोग लग जाएंगे। तो ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब उसमें क्या हुआ है कि अपना समाजवादी पार्टी भी, उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो समाजवादी पार्टी भी अपनी व्यूह रचना में, रणनीति में लगी हुई है। और आज उसके सारे जिला अध्यक्षों की बैठक है, हमारे साथ हो गई होगी, अभी हो जाए चल रही है। और कल वो जो सारे विधायकों और पूर्व विधायकों की बैठक हो रही है। तो लगातार ये बैठकों का सिलसिला चल रहा है और लगभग 18 सीटें समाजवादी पार्टी ने चिन्हित करके अपना फाइनल कर दिया, लगभग कैंडिडेट भी फाइनल कर दिया है। मतलब यह है कि जिसको जहां लड़ना, अभी लोग कहते हैं अब लीजिए साहब, अभी तो बैठक हुई नहीं, गठबंधन हुआ नहीं और समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन बेवकूफों को नहीं पता कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही किया जाता है, एक दिन के लिए नहीं किया जाता है। और जो चीजें सबकी अंडरस्टैंडिंग है, हम सारे लोग, असली चीज है बनारस के लिए, बनारस पर सबका दृष्टि टिका हुआ है कि बनारस में वो कौन आदमी होगा जो इस दंभी को, निश्चित रूप से बनारस से इनका सांगठनिक रूप से वो मजबूत सीट है। और यहाँ जो आदमी आता है, यहाँ हम लोग तो देखते हैं चुनाव, एक एक घर में, एक एक मोहल्ले में, एक एक बूथ में गुजरात से और कारपोरेट से आकर के बड़ी बड़ी अटैची लेकर के इनके मोटाड़िया, मोटे तोंद वाले सेठ लोग बैठते हैं और यहाँ जो खरीद बिक्री का काम होता है। लेकिन अब इस बार यहाँ पर भी मान लिया गया है कि यहाँ इनको पटकनी कोई अखड़ी बनारसी ही इनको पटकनी देगा। तो इसलिए जितने भी कुहास लग रहे हैं, लेकिन लगभग निश्चित है कि इस बार यहाँ से बनारस से कोई आदमी आएगा और वो सर्वसम्मत रूप से इनको पटकनी देने का काम करेगा। इसी संदर्भ में बनारस इस माने में भी है कि बनारस में जो भी नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बनारस से ही हैं। और वो उनकी स्थिति ये है, राजनीतिक स्थिति ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से 7 बार विधायक थे, वहां के मंत्री थे और उन्होंने वहां विद्रोह करके आए। फिर वो समाजवादी पार्टी से भी लड़ चुके हैं और कांग्रेस से 2 बार कांग्रेस यहाँ लड़े, तो एक मजबूत कैंडिडेट उनका भी है। लेकिन अब वो अध्यक्ष बन गए हैं, क्या होता है कैसे होता है वो तो अलग बात है। और अभी उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने यात्राएं की हैं, यात्रा की है। और वो यात्रा तो उनका समापन होना था 16 तारीख को, लेकिन चूंकि अब 14 तारीख से राहुल गांधी का वहां से उनकी यात्रा शुरू है और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी यात्रा है, तो उन्होंने अपनी यात्रा 6 तारीख को लखनऊ में समापन कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक कहा जा रहा था, वह जो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा है, अब उसकी रणनीति ये बन रही है कि उसमें इंडिया गठबंधन के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, उनका आह्वान किया जाएगा। वहां से ये जो 6-7 हजार किलोमीटर की यात्रा है, उसमें जिन जिन प्रदेशों से गुजरेगी या जिन जिन दलों का जहां जहां आधिपत्य है, बहुमत है और उनका वर्चस्व है, वो सारे लोग अपने उस यात्रा के साथ शामिल होंगे और उसके मंच पर अब एकजुटता भी देखने को मिलेगी। इन सारी चीजों से भाजपा घबराई हुई है और भाजपा के पास केवल और केवल यही बचा हुआ है कि वो राम मंदिर का धार्मिक उन्माद वो पैदा करे। और उसके चलते बनारस में अभी आपने जिक्र किया वो जो IT की वो छात्रा के रूप में वह काम भी
भी कोई छोटा काम नहीं है, वह भी व्यापक रूप से महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में, छात्रों के अपने बीच में गया है। और इस बीच शुरू में ही एक दिन ड्राइवरों ने, जो निहायत असंगठित हैं, उन लोगों ने अपनी एक ताकत दिखाई। और अपनी एक ताकत क्या दिखाई कि 24 घंटे के अंदर सरकार हिल गई और एन के एन प्रकार अपना, जैसा इनका छद्म होता है, दम्भ होता है, फैसला हो गया, समझौता हो गया, ये हो गया, अपना विभ्रम पैदा करके इन लोगों ने उसको यात्रा कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो उसको स्थगित कर दिए। लेकिन वो एसोसिएशन भी यह जान रहा है कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो आज 8 तारीख है, आज भी वहां बैठक हो रही है। जितने रोड ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनके बीच में आज बैठक हो रही है, वो ऑनलाइन आज उनके साथ बैठक होगी। और 10 तारीख को अपना जो आमने सामने बैठक होगी ये दिल्ली के एकक भवन में, और वहां से एक व्यापक रणनीति बना करके ये लोग, और उसमें सीधे सीधे श्रम यूनियन इन्वॉल्व हो रहा है। एटक के ऑफिस में बैठक होने का मतलब होता है कि अब वो बिल्कुल संगठित तरीके से वह आंदोलन भी, उसको भी लोग हैंडल करेंगे। तो वह भी एक बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में दिखाई पड़ने वाला है, क्योंकि यह जो कानून है, यह कानून तो सारे ड्राइवरों, जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सब लोगों का हित उससे अटका हुआ है, उससे बझा हुआ है। और हमारे अंदाज से 90%, 95% लोग तो ड्राइवर है ही हैं। तो इसलिए वह एक बड़ा मुद्दा अपना उभर करके आने वाला है वह भी। और आने वाले दिनों में हम जो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आगा पीछा करके निर्णय दे रहा है, अब देखिए भाई, कोर्ट की मजबूरी होती है, उनको अपने आदेश को लागू कराने का उनके पास तो कोई मशीनरी है नहीं। तो इसी कार्यपालिका के बल पर उन्हें अपनी सरकार चलानी पड़ती है। तो कभी एक कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, कभी कभी तो उनका फैसला बड़ा क्रांतिकारी लगता है। लेकिन ये खास करके बिल्किस बानो के केस में और आरोपियों के केस में उन्होंने जिस तरीके से फैसला किया है और फटकार लगाई है, वो अपने आप में, लेकिन इन सब चीज को मीडिया नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। फल ये होता है कि लोगों के पास यह बात पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन अब लोगों की भी बात यह है कि गोदी मीडिया पर अब कोई भरोसा, विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं। और यह जो डिजिटल माध्यम है, अपने यूट्यूबर हैं इनके ऊपर, लेकिन अब सरकार का एक यह भी है शिकंजा कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही ये यूट्यूबर्स पर भी ये डंडा चलाने वाले हैं, इस पर फंदा इसका कसने वाले हैं। और हम लोग भी तैयार हैं कि न जाने कब कैसे हम लोगों पर भी कार्रवाई हो जाए, या ऐसे जितने यूट्यूब चैनल हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ये अगर कार्रवाई होती भी है, तब तक यह आंदोलन जन जन तक पहुंच चुका है। जन आक्रोश को ये लोग नहीं झेल पाएंगे। और ये सीधा सीधा विश्लेषण आप उठा करके देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और यही कारण है कि उनके अपने अंदर का भी असंतोष, जब आदमी मजबूत रहता है, सरकार मजबूत रहती है, तो उसके अंदर भी असंतोष होता है, तो वो दब जाता है, अपना दबा दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से विद्रोह उनके यहाँ फूट रहा है, मध्य प्रदेश में फूट रहा है, राजस्थान में फूट रहा है, और फूट तो उत्तर प्रदेश में भी रहा है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में वो चीजें खुल के सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस दिन उत्तर प्रदेश में धमाका होगा, उस दिन हमारे अंदाज से ये सब लोग चारों खाने चित्त गिर जाएंगे। और आने वाले दिनों में या अगले हफ्ते में एक विस्तृत तरीके से तस्वीर निकल करके आ जाएगी भारतीय राजनीति का, भारतीय राजनीतिक संदर्भों का। और इसका असर अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत से मजदूरों को ये लोग टेक्टिकली भेज रहे हैं उसमें, वो फिलिस्तीन में वो काम करने के लिए। और निश्चित रूप से वहां जो मजदूर जा रहे हैं वो कब वो मर जाएंगे उनको भरोसा नहीं है। और ये वहां पर भी वही करेंगे कि इन मजदूरों की हत्या वहां मुसलमानों ने किया। तो इनका कुल जोटा करके एक ही है कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो भी माहौल बना सके ये बनाने की कोशिश करेंगे। और इंडिया गठबंधन है कि ये लोग भी अभी नीतिपरक तरीके से न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर अंदर खाने मंथन चल रहा है कि
कि ये केवल ऐसे विकल्प देने से काम नहीं चलेगा, आर्थिक मुद्दों पर भी, राजनीतिक मुद्दों पर भी, सामाजिक मुद्दों पर भी सब एकजुट होकर के, और उसमें वामपंथियों की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। साइलेंट रूप से वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनको दिखाया जा रहा है कि खास करके बंगाल और केरल में सीधा सीधा टसल होगा, संघर्ष होगा, लेकिन ठीक है, संघर्ष टसल होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर कि यह दंभी सरकार हटाया जाए, इस पर किसी का कोई मतभेद नहीं है, और वो सारी चीजें सलट जाएंगी और आने वाले दिनों में एक सुखद परिणाम निकल के आएगा देश के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद। एक बड़ी खबर जो राजस्थान से आ रही है, राजस्थान में उपचुनाव का नतीजा आया है और भजनलाल सरकार को तगड़ा झटका मिला है। भजनलाल सरकार के मंत्री वहां चुनाव हार गए हैं। करणपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर खुल्लर 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं, यानी सिर मुंडाते ही ओले पड़े हैं। भजनलाल सरकार बनी हुए भी 1 महीना भर नहीं हुआ है और उनके खिलाफ यह परिणाम आया है। दूसरी ओर ईडी केवल एक तमाशा बन गया है। ईडी केजरीवाल गए नहीं है, उनके समन से तामील होने के बाद भी वो जाते नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री जाते नहीं है, लेकिन ईडी बेबस है।